दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मूल उद्देश्य क्या होते हैं? पहला उद्देश्य है संसाधन सर्वेक्षण कार्य के लिए, दूसरा उद्देश्य है सीमा निगरानी हेतु, तीसरा उद्देश्य है पर्यावरण और वायुमंडल के अध्ययन के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए, दूरदर्शन और दूरसंचार प्रसारण के लिए, आपदा चेतावनी के लिए, वन सर्वेक्षण के लिए, नक्शा निर्माण के लिए और अंत में आता है पशुधन गणना आदि कार्यों के लिए। इन सभी कार्यों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें उपग्रह प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाती है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। इसे हमें याद रखना है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई हैं। अगला हम पढ़ते हैं कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास किस प्रकार हुआ। अभी हम केवल परिचय पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम विस्तार से सभी उपग्रह और उसके प्रक्षेपण यान के बारे में पढ़ेंगे। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत सन 1962 में हुई थी और यह अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ आरंभ हुई थी। उसके पश्चात सन 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई और जिसे इसरो कहा जाता है। तो इसे हमें याद रखना है कि जो इसरो की स्थापना हुई थी वह 1969 में हुई थी। उसके पश्चात सन 1972 में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना के साथ ही एक विभाग बनाया गया, अंतरिक्ष विभाग, और यह अंतरिक्ष विभाग भी 1972 में ही स्थापित किया गया था। तो इन सभी बिंदुओं को हमें याद रखना है कि इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी और अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग इन दोनों की स्थापना सन 1972 में हुई थी। अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय बेंगलुरु में है, साथ ही इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवन। इसे हमें याद रखना है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन हैं और इसरो के अध्यक्ष होने के साथ साथ वे अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं। इसरो एवं भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अंतरिक्ष आयोग के अंतर्गत संचालित होता है। अब हम अगला पढ़ते हैं कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्गम किस प्रकार हुआ। भारत में सर्वप्रथम सन 1960 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा एक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया और उस उपग्रह के माध्यम से संचार उपग्रहों की क्षमता का प्रदर्शन किया गया और इसी क्षमता के आधार पर डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा भी भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी गई। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सन 1967 में अहमदाबाद में परीक्षण उपग्रह संचार भू स्टेशन का प्रचालन शुरू किया गया और वहां वैज्ञानिकों और अभियंताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वह एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में सन 1967 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे सोवियत संघ रूस के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था, जबकि भारत के निम्न भूकक्षा में पहला प्रमोचन रॉकेट SLV प्रक्षेपण यान है और उसे सफलतापूर्वक सन 1980 में प्रक्षेपित किया गया। SLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह भारत का पहला लॉन्च व्हीकल था। सुदूर संवेदन के क्षेत्र में भास्कर 1 और भास्कर 2 का प्रक्षेपण किया गया। इस प्रक्षेपण ने संचार उपग्रह एप्पल के लिए अग्रदूत के रूप में कार्य किया। अंतरिक्ष कार्यक्रम के आगे चरणों में जटिल संवर्धित उपग्रह प्रमोचन रॉकेट का विकास हुआ। उसके पश्चात PSLV और GSLV जैसे प्रमोचनात्मक प्रमोचक रॉकेट का निर्माण हुआ। उसके पश्चात भारत में बहुउद्देशीय भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट की एक श्रृंखला शुरू हुई और जिसने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट और तुल्यकालीन उपग्रह प्रमोचक रॉकेट का विकास हुआ और उसका प्रचालन किया गया। एक अन्य बिंदु, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसरो का आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। जबकि GSLV और PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हमें ऑप्शन में जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी दिया रहेगा, तो हमें याद रखना है कि GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जबकि PSLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब हम आगे देखते हैं भारत की प्रमुख इकाइयाँ। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ कार्यरत है और वे सभी इकाइयाँ आपस में मिलकर भारत में उपग्रह प्रणाली और अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास कर रही हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल के निकट थुम्बा में स्थित है। परीक्षा की दृष्टि से हमें केंद्र और उसके स्थान को याद रखना है। इस केंद्र के माध्यम से प्रक्षेपण यान के विकास संबंधी अनुसंधान कार्य होते हैं।
साथ ही प्रक्षेपण यान और रॉकेट डिजाइन के साथ ही उसके विकास संबंधी गतिविधियों का संचालन भी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से होता है। और यह कहाँ स्थित है? केरल के निकट थुम्बा में स्थित है। उसके पश्चात हम अगला देखते हैं इसरो उपग्रह केंद्र, जिसे UR राव उपग्रह केंद्र भी कहा जाता है, और यह बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और इसके कार्य क्या होते हैं? तो इसके कार्य हैं उपग्रहों के डिजाइनिंग, निर्माण और परीक्षण का कार्य इसके माध्यम से किया जाता है। उसके पश्चात है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, जिसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहा जाता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे हमें याद रखना है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और इसके कार्य क्या होते हैं? तो यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कार्यों के समन्वय और व्यवस्था का परीक्षण हेतु एक प्रमुख संस्था है। मास्टर कंट्रोल सेंटर मुख्य नियंत्रक सुविधा, यह हासन कर्नाटक में स्थित है। और इसके कार्य क्या होते हैं? तो यह प्रक्षेपण के बाद उचित कक्षा में स्थापित करने और उपग्रहों से संपर्क बनाए रखने का कार्य इन्हीं के माध्यम से होता है। अर्थात यह एक मास्टर कंट्रोल सेंटर है और इसरो के द्वारा प्रक्षेपित सभी उपग्रहों का नियंत्रण उपग्रहों को मास्टर कंट्रोल सेंटर के माध्यम से ही नियंत्रित किया जाता है। इसके पश्चात हम अगला पढ़ते हैं भारतीय सुदूर संवेदन संस्था, जो कि देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। और उसके कार्य क्या होते हैं? यह सुदूर संवेदन भू सूचना, स्थिति निर्धारण, उपग्रहों के संचालन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्षमता का विकास करता है। यह एक प्रकार का शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जहां पर अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान कार्य होते हैं। इस संस्था को पूर्व में भारतीय फोटो निर्वचक संस्थान कहा जाता था। तो इसे हमें याद रखना है कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, जिसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, और इसे पूर्व में भारतीय फोटो निर्वचक संस्थान कहा जाता था। और यह एक प्रकार का प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है। अगला है इसरो दूरमिति अनुवर्तन एवं निर्देश संचार केंद्र, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और इसके कार्य क्या हैं? तो यह अंतरिक्ष यानों के नियंत्रण, दूरमिति अनुवर्तन नियंत्रण में सहायक होता है। अगला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। हमें इसके स्थान को विशेष रूप से याद रखना है कि यह कहाँ स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में इसके निर्देशक कौन हैं? यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। इसके वर्तमान निर्देशक हैं, और इस केंद्र के माध्यम से निम्न पृथ्वी कक्षा, ध्रुवीय कक्षा और स्थिर स्थानांतरण कक्षा उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। यह एक प्रक्षेपण केंद्र है जहां पर निम्न पृथ्वी कक्षा, ध्रुवीय कक्षा और स्थिर स्थानांतरण कक्षा उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। अगला है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। इसरो नोदन परिषद, जो कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र, इसके माध्यम से प्रक्षेपण यान तथा उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु द्रव एवं क्रायोजेनिक संचालन प्रणाली का क्रियान्वयन किया जाता है। जबकि अगला है इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। विकास एवं शैक्षिक संचार इकाई, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय दूर संवेद अभिकरण, जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह सभी इसरो के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। तो इसे हमें नाम को याद रखना है और यह कहाँ स्थित है उसे याद रखना है। अगला है भौतिक शोध प्रयोगशाला, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है कृषि, जल स्रोत, वानिकी, समुद्री संसाधनों आदि से संबंधित दूर संवेदन प्रणाली से प्राप्त सूचनाओं को उपलब्ध कराना। अर्थात यह संस्था सूचना उपलब्ध कराने वाली एक प्रमुख संस्था है, जो कि कृषि, जल स्रोत, वानिकी, समुद्री संसाधन आदि से संबंधित सूचना और आंकड़े प्रदान करती है। इसके पश्चात हम अगला देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के द्वारा कौन कौन से उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। सबसे पहला प्रक्षेपण किया गया 1975 में। यह भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह है। तो इसे हमें याद रखना है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित किया गया और उसका प्रक्षेपण सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र में किया गया। यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह है। उसके पश्चात है भास्कर-1। भास्कर-1 के प्रक्षेपण का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जलवानिकी और समुद्र के क्षेत्र में भू पर्यवेक्षण। हम केवल उपग्रह के नाम, उसके प्रक्षेपण तिथि, साथ ही उसे किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रक्षेपित किया गया उसे पढ़ेंगे।
उसके पश्चात है रोहिणी उपग्रह, जिसका प्रक्षेपण SLV-3 जो कि भारत का पहला प्रक्षेपण यान था, उसी के माध्यम से किया गया। उसके पश्चात अगला है एप्पल। यह एरियल नीति भार प्रायोगिक उपग्रह है और इसका प्रक्षेपण सन 1981 में किया गया। इसे हमें याद रखना है कि एप्पल का प्रक्षेपण सन 1981 में किया गया, जबकि जो रोहिणी उपग्रह हो उसे SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। भारत का पहला प्रक्षेपण यान SLV-3 है। एप्पल एक प्रकार का संचार उपग्रह है और यह भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह है। इस उपग्रह के द्वारा संचार व्यवस्था, रेडियो प्रसारण, डाटा संप्रेषण आदि का अनुभव प्राप्त किया गया। अगला उपग्रह है स्त्रास। स्त्रास उपग्रह का प्रक्षेपण गामा किरणों के अध्ययन के लिए किया गया था। उसके पश्चात हम पढ़ते हैं इनसेट प्रणाली। इनसेट प्रणाली भारत की एक प्रमुख उपग्रह प्रणाली है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक श्रृंखला के रूप में उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इनसेट प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। भारतीय राष्ट्रीय ग्रह प्रणाली, जिसे इनसेट कहा जाता है, यह एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है, अर्थात विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस प्रणाली की शुरुआत की गई। और यह एक प्रकार की भू स्थिर कक्षा उपग्रह है, अर्थात इसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। इनसेट प्रणाली के कौन कौन से उपयोग हैं, तो इसके माध्यम से दूरसंचार, मौसम आंकड़ों का संप्रेषण और शिक्षा के प्रसार में यह उपग्रह एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इनसेट प्रणाली के माध्यम से टेलीविज़न का विस्तार, मोबाइल सैटेलाइट, दूरसंचार टर्मिनल, संसाधन केंद्रों को जोड़ने, शिक्षा के क्षेत्र में समाचार और सर्च कार्यक्रम हेतु इस उपग्रह प्रणाली की शुरुआत हुई। इनसेट प्रणाली के अंतर्गत जो पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था वह है इनसेट 1A। इनसेट 1A का प्रक्षेपण सन 1982 में किया गया। उसके पश्चात किया गया GSAT-8 का प्रक्षेपण। हमने केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें शामिल किया है। GSAT-8 का प्रक्षेपण 2011 में किया गया और इस उपग्रह को भारत में उच्च क्षमता युक्त संचार उपग्रह इनसेट प्रणाली के तहत स्थापित किया गया था। उसके पश्चात है GSAT-12। GSAT-12 में विस्तारित सी बैंड ट्रांसपोंडर संलग्न किया गया और यह एक प्रकार का भूतुल्यकाली उपग्रह है। उसके पश्चात GSAT-14 आया। GSAT-14 का उपयोग मुख्य भूमि और द्वीपीय क्षेत्रों में संचार सेवा के लिए इसका प्रक्षेपण किया गया और यह भारत का प्रथम स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन पर आधारित उपग्रह था। यह एक प्रकार की रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी है, जिसमें -150 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप का उपयोग करके रॉकेट का संचालन किया जाता है। तो GSAT-14 में जिस प्रकार के प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया, उसमें सबसे पहले क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था। उसके पश्चात हम अगला पढ़ते हैं भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह, जिसे IRS कहा जाता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। IRS-1A जो कि पहला उपग्रह था और इस पहले दूरसंवेदी उपग्रह का प्रक्षेपण सन 1988 में किया गया। उसके पश्चात भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह के अंतर्गत प्रक्षेपण किया गया IRS-1B और इसके प्रक्षेपण का उद्देश्य था प्राकृतिक संसाधनों और मौसम संबंधी जानकारी हेतु। उसके पश्चात किया गया IRS-P2। यह एक उच्च रिवॉल्यूशन युक्त लिस कैमरे से युक्त था, जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता के चित्रण के लिए किया जाता है। उसके पश्चात अगला उपग्रह है IRS-1D। IRS-1D का प्रक्षेपण वन और भूमि के मानचित्र तैयार करने के लिए और फसलों के पूर्वानुमान हेतु इसका प्रक्षेपण किया गया। इन सभी बिंदुओं को हमें याद रखना है कि IRS के अंतर्गत कौन से उपग्रह प्रक्षेपित किए गए और उसके उद्देश्य क्या थे। उसके पश्चात है IRS-P4। IRS-P4 का प्रमुख उद्देश्य था समुद्रिक अध्ययन के लिए, जबकि IRS के अंतर्गत कार्टोसेट-1 और कार्टोसेट-2 का प्रक्षेपण किया गया। कार्टोसेट-1 भारत का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट था, अर्थात मैपिंग के लिए भारत का प्रथम सैटेलाइट कार्टोसेट-1 था, जबकि कार्टोसेट-2 भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था और इसमें स्पष्ट और उच्च गुणवत्तापूर्ण अधिक संवर्धित चित्र प्राप्त करने के लिए कार्टोसेट-2 का प्रयोग किया गया। उसके पश्चात इस श्रृंखला में अगला सैटेलाइट है IMS-1A। भारत का एक सूक्ष्म उपग्रह प्रतिबिंबिन मिशन था। अगला उपग्रह है RISAT-2 जो कि पृथ्वी के चित्र लेने में सक्षम था। उसके बाद अगला उपग्रह था मेगाट्रॉपिक्स। यह भारत और फ्रांस का एक संयुक्त मिशन है और इसके माध्यम से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जल चक्र के अध्ययन के लिए इसका प्रक्षेपण किया गया। तो इन सभी बिंदुओं को हमें याद रखना है कि मेगाट्रॉपिक्स भारत और फ्रांस का एक संयुक्त मिशन है और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसके उद्देश्य था उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जल चक्र ऊर्जा विनिमय अध्ययन हेतु
सरल उपग्रह भारत और फ्रांस का एक संयुक्त उपग्रह मिशन है और यह मिशन समुद्रिक अध्ययन को समर्पित था, अर्थात समुद्रिक अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरल उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया और यह भारत और फ्रांस की एक संयुक्त मिशन है। उसके पश्चात हम कुछ महत्वपूर्ण उपग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला उपग्रह है मैटसेट। मैटसेट का प्रक्षेपण 2002 में किया गया और उसका नाम बदलकर किया गया कल्पना-1। कल्पना चावला के सम्मान में मैटसेट उपग्रह का नाम कल्पना-1 रखा गया और यह एक प्रकार का भूस्थैतिक उपग्रह है। इस उपग्रह का उद्देश्य क्या है? तो इस उपग्रह के माध्यम से मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका प्रक्षेपण किया गया। उसके पश्चात है एडुसेट। एडुसेट मतलब एजुकेशन, अर्थात दूरस्थ शिक्षा हेतु इस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। यह एक प्रकार का शैक्षणिक उपग्रह है और इसका प्रक्षेपण 2004 में किया गया। ये सभी बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमें याद रखना है कि मैटसेट का प्रक्षेपण 2002 में किया गया और इसे कल्पना-1 कहा जाता है। इसका नाम बदलकर कल्पना-1 रखा गया है। यह एक प्रकार का भूस्थैतिक उपग्रह है और इसका उद्देश्य क्या है? तो यह मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जबकि एडुसेट एक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली हेतु विकसित की गई एक उपग्रह है और यह शैक्षणिक उपग्रह है। इसका प्रक्षेपण 2004 में किया गया। अगला उपग्रह हैटसेट, जिसका प्रक्षेपण 2005 में किया गया और इसकी विशेषता क्या थी? तो यह भारत का पहला थिन बेस्ड माइक्रो सैटेलाइट था, अर्थात बैंडविड्थ बढ़ाने के उद्देश्य से इसका प्रक्षेपण किया गया और इसका प्रक्षेपण 2005 में किया गया। यह भारत का पहला थिन बेस्ड माइक्रो सैटेलाइट है। उसके पश्चात अगला है GSAT-7। GSAT-7 को कहा जाता है रुक्मिणी, तो इसे हमें याद रखना है। GSAT-7 को रुक्मिणी कहा जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो यह रक्षा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। यह एक प्रकार का भूतुल्यकालीन उपग्रह है और यह संचार और निगरानी उपग्रह हेतु ट्रांसपोंडर से युक्त है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।